पाकिस्तान में जो डिसऑर्डर्स हैं जिनमें मोस्ट कॉमन है स्ट्रोक, फिर एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज़ है। रेयर डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस। पहले गाइडलाइंस ये कहती थी कि 18 साल की उम्र से लेके 80 साल की उम्र तक में किसी को अगर फालिज की अलामात हो तो TNK या TPA का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। न्यू गाइडलाइंस आई हैं कि उन्होंने इन्फेंट से लेके 18 साल की उम्र के बच्चों को भी शामिल कर लिया है। किस किस डिजीज़ में जेनेटिक्स का रोल है। कुछ केसेस में स्ट्रोक, एपिलेप्सी, अल्जाइमर्स, इवन पार्किंसंस डिजीज़ में भी जेनेटिक्स का रोल है। और ये सिर्फ न्यूरोलॉजिकल नहीं, नॉन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, इवन कैंसर्स के अंदर जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आपका नॉलेज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अहमद जो कि कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एट नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी टीचिंग हॉस्पिटल। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर अहमद को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे हियर। तो आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे रिगार्डिंग ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले आप बताएं कि कौन से ऐसे बेसिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमें एंड हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर फॉर दिस डिस्कशन। पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो यहाँ पे हमारी आवाम को अफेक्ट करते हैं, इनमें मोस्ट कॉमन है स्ट्रोक, फिर एपिलेप्सी, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पार्किंसंस डिजीज़ है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ बहुत कॉमन है। न्यूरोपैथीज़ जिसमें हाथ पाँव का, टांगों का सुन्न होना, सर में दर्द, कमर दर्द के मसले मसाइल। इसके अलावा कुछ रेयर डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस और इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। ये हैं जो हमारी पॉपुलेशन को कॉमनली अफेक्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर आप इन्हीं डिसऑर्डर्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि मतलब स्ट्रोक क्या होता है, क्या इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं, कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? अच्छा, स्ट्रोक को हम उर्दू में पाकिस्तानी अवाम फालिज के नाम से जानते हैं। स्ट्रोक का मतलब ये है कि जो दिमाग की तरफ खून की नालियाँ जा रही हैं, जी उनमें कोई क्लॉट आ जाता है या खून की नाली बस्ट हो जाती है, फट जाती है। इसको ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। तकरीबन 70 to 80% तक इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें क्लॉट ब्रेन की तरफ चला जाता है और 20% तक वो केसेस होते हैं जिनमें ब्रेन हेमरेज और उसमें भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। ये पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है। फालिज चाहे इस्केमिक हो चाहे हेमरेजिक हो, उसमें जो अलामात हैं, जो कॉमन अलामात हैं, उसके लिए हम एक्रोनिम यूज़ करते हैं फास्ट का। फास्ट में F है फेस, चेहरे का टेढ़ा हो जाना या चेहरे की एक साइड की मूवमेंट का कम हो जाना। A है आर्म्स, बाजू का कमज़ोर हो जाना। जवाज़ लोग माशाल्लाह बहुत सेंसिटिव होते हैं। मेरे अपने कुछ पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मेरी आज हाथ में ग्रिप बहुत कम है। तो आप इसे इस तरह बड़ा आसानी से पिक कर सकते हैं उन लोगों में जो इस चीज़ को बड़ा सेंसिटिवली नोट करते हैं। S है स्पीच या स्पीक, वो लोग जिन्हें फालिज के बाद बोलने में मसला होता है। आप नोट करें कि सही से अल्फाज अदा नहीं कर पा रहे या बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे। फिर आप नोट करें कि टाइम कितना हुआ है। ये हमारा एक्रोनिम फास्ट कंप्लीट हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा साइंस भी हैं, जैसे उसके लिए हम एक्रोनिम यूज़ करते हैं फास्टर। उसमें E फॉर आइस, और आइस का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं माशाल्लाह बहुत सेंसिटिव जो कहते हैं कि मुझे या तो दो नज़र आ रहे हैं या मुझे एक साइड से नज़र नहीं आता। विजन इम्पैक्ट होता है। मेरे अक्सर पेशेंट हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मुझे एक साइड से नज़र नहीं आ रहा, मैं बाइक चला रहा हूँ और मुझे लेफ़्ट से या राइट से कोई आके हिट कर जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता। ये बड़ा कॉमन है और जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं उसको बड़ा अच्छा से पिक कर लेते हैं। ये एक्रोनिम यूज़ किया जाता है। जब ये अलामात शुरू हों, आप 4.5 आवर्स के अंदर गवर्नमेंट सेटअप्स में प्रेजेंट करें। प्राइवेट सेटअप्स में भी बहुत से सेंटर्स में ये सहूलत मैसर है कि खून पतला करने वाला इंजेक्शन जिसको TPA या TNK कहा जाता है वो लगा दिया जाता है। इससे जो क्लॉट है ये इस्केमिक स्ट्रोक में लगाया जाता है। जिन पेशेंट्स में वो क्लॉट जाता है वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है और फालिज की अलामात ना होने के बराबर या बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ये करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई एज फैक्टर होता है कि स्पेसिफिक एज कि इसी एज में स्ट्रोक होगा या किसी को भी हो सकता है? इसमें एज फैक्टर नहीं है। पहले गाइडलाइंस ये कहती थी कि 18 साल की उम्र से लेके 80 साल की उम्र तक में किसी को अगर फालिज की अलामात हो तो TNK या TPA का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। जो अभी रिसेंटली न्यू गाइडलाइंस आई हैं
उसमें उन्होंने इन्फेंट से लेके 18 साल की उम्र के बच्चों को भी शामिल कर लिया है कि उनको भी ये लगाया जा सकता है अगर फालिज की अलामात हो। तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी अब इसको अडॉप्ट करते हैं या करेंगे, और अडल्ट्स न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हम अगर हमारे पास भी किसी एज ग्रुप में कोई बच्चा प्रेजेंट करता है स्ट्रोक की अलामात के साथ, तो उसमें भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। 80 के बाद कुछ कंट्राइंडिकेशन या रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन होती हैं, और ज़्यादातर लोगों में यूजुअली सेफ होता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई होप कि हमारी ऑडियंस को ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत से मसले मसाइल से बचा जा सकता है टाइमली। एंड अगेन, जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमें फ़ौरन अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल विज़िट कर लेना चाहिए अगर हमें इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप बताएं कि डिमेंशिया क्या होता है, अल्जाइमर्स क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, डिमेंशिया कहते हैं भूलने की बीमारी को, और ये 65 की एज के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन है। वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमन डिमेंशिया है वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। इसके अलावा फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया इन पार्किंसंस डिजीज़, या इसके अलावा वेस्कुलर डिमेंशिया, कुछ कॉमन डिमेंशियाज में से हैं। हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनमें अल्जाइमर्स और वेस्कुलर डिमेंशिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, मज़े की बात ये कि 65 की एज से कम के बहुत से लोग, जैसे आजकल बहुत यंग 20-30s में लड़के लड़कियां प्रेजेंट करते हैं कि जी हम चीज़ें भूल जाते हैं। कहीं कुछ रख के भूल जाना, घर से बाहर निकलना तो भूल जाना कि शायद कीज़ घर भूल गए हैं, मोबाइल कहीं रख के भूल जाना, आप किसी काम से निकले हैं और भूल गए कि मैं यहाँ क्या करने आया था। ये बहुत कॉमन है। इसे हम डिमेंशिया नहीं कहते, ये सूडो डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया का मतलब ये है कि खाना खा के भूल जाते हैं कि हमने खाना खाया या नहीं खाया। खाना खा के बार बार इंसरार करना कि मैंने खाना नहीं खाया या इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। फिर इसके अलावा नमाज पढ़ के भूल जाना, या नमाज में भूल जाना कि मैंने कितनी रकात पढ़ी मतलब है। वो काम किया है करके भूल जाना, बेसिकली काम करके भूल जाना। और समटाइम्स जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया वाले होते हैं वो घर वालों पे शक भी करते हैं। अल्जाइमर्स में बहुत कॉमन है घर वालों पे शक करना कि ये मेरी चीज़ें चुरा रहे हैं, इस तरह की बातें शामिल हैं। अच्छा, इसका जो सबसे अच्छा तरीका है पिक करने का, आप ये देखें कि जो आदमी या औरत घर में पहले अपने रूटीन के काम कर पाता था, अब वो वैसे नहीं कर पाता। मसलन अगर कोई टीचर है और घर में बच्चों को पढ़ा रही हैं, अब वो वैसे नहीं पढ़ा पाएंगी, तो उनके बच्चों के ग्रेड्स जो उनके पास पढ़ते हैं शायद कम होना शुरू हो जाए या डाउन होना शुरू हो जाए। वो खातून घर में जो खाना बनाती थी अब खाना वैसा नहीं बना रही, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है। घर के बड़े बूढ़े नमाज पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, वापसी पे रास्ता भूल जाते हैं। बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आप पिक करते हैं, और आप इसको लाइट ना लें। जब भी ऐसी अलामात शुरू हो तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट से इसकी बढ़ने की रफ्तार को स्लो किया जा सकता है। ऑल्दो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और फिर मेडिसिन के अलावा और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं, फैमिली और पेशेंट इटसेल्फ, जिससे डिमेंशिया की बढ़ने की रफ्तार को कम किया जा सकता है। इसके अलावा मतलब बहुत कॉमन ये भी होता है कि डिमेंशिया के जो लोग होते हैं उनकी फैमिली मतलब नहीं समझ पा रही होती कि क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल है डिमेंशिया के पेशेंट उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, डिमेंशिया में ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट होते हैं फैमिली पे, और फैमिली को डिमेंटिक पेशेंट की केयर करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसी है जैसे आप किसी पेशेंट के अटेंडेंट बने हुए हैं और पेशेंट हॉस्पिटल में है। सुबह दोपहर शाम इन पे नज़र रखना, इनकी ज़रूरतें पूरी करना, और फिर इनके गुस्से को बर्दाश्त करना, इनकी शक को बर्दाश्त करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये एक बंदा नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे आदमी तो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, पीछे सिर्फ ख़वातीन होती हैं जो इस चीज़ को फेस करती हैं। बिल्कुल। तो फैमिली को एजुकेट करना, फैमिली को इस मामले में सपोर्ट करना, और उन्हें ऐसे तरीके बताना कि वो अल्जाइमर्स के या डिमेंशिया के पेशेंट के साथ उसकी रूटीन में कैसे एडजस्ट हो सकें, जिसमें पेशेंट का हार्म सबसे कम से कम हो, वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचाए और अपने इर्द गिर्द लोगों को नुकसान कम से कम पहुँचाए। फैमिली को सपोर्ट करना इमोशनली बहुत ज़रूरी है। इवन समटाइम्स अटेंडेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेस्क्राइब करनी पड़ती हैं कि वो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं पेशेंट के एटीट्यूड की वजह से, इसमें उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं होता।
आपने सूडो डिमेंशिया की भी बात की, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर तो ऐसे भी होता है कि अगर किसी का ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था या फिर कोई इस तरह का ट्रॉमा किसी ने फेस किया है, तो उसकी वजह से मेमोरी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये कितना हद तक सही बात है, या मतलब मेमोरी हमारी और किन वजूहात की वजह से इम्पैक्ट होती है? अच्छा, जो ट्रॉमेटिक पास्ट है या ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है, दैट हैज़ अ साइकोटिक अफेक्ट, ठीक है। जो सूडो डिमेंशिया है, मैं इसको सूडो डिमेंशिया इसलिए कह रहे हैं कि जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको एग्जामिन करते हैं, तो हम एक मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं जिसके पॉइंट्स होते हैं, और उसकी पॉइंट्स की बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर डिमेंशिया है, या ये सूडो डिमेंशिया है। जो ट्रॉमेटिक पास्ट है, इस तरह के इवेंट्स जब दोबारा ज़िंदगी में होते हैं तो वो एक्यूट पैनिक अटैक या एक्यूट साइकोटिक इवेंट ट्रिगर करते हैं, और ये अलामात भी आपका डॉक्टर आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है। तो आपको मुनासिब डॉक्टर के पास, जैसे ट्रॉमेटिक पास्ट की सूरत में साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर दिया जाता है जी। कि सूडो डिमेंशिया को न्यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट कर लेते हैं। इसके अलावा मेरा एक और ये क्वेश्चन था कि मतलब मेमोरी इश्यूज़ ही लोगों को होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि उन्हें जो पास्ट की मेमोरीज़ थी वो याद हैं, लेकिन जो न्यू मेमोरीज़ बन रही हैं वो भूल जाते हैं। जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी का इशू होता है। जो हमारे मेमोरी का सेंटर है वो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स होते हैं। टेम्पोरल लोब में हमारी रिमोट मेमोरी, पुरानी मेमोरी स्टोर होती है, क्योंकि फ्रंटल लोब एक ऐसा सेंटर है ब्रेन में जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि एक हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, हम एक नंबर डायल करते हैं और हम किसी से बात करना शुरू हो जाते हैं, और जब तक हमारी कॉल डिस्कनेक्ट होती है हम वो नंबर भूल चुके होते हैं, तो हमारी वर्किंग मेमोरी से वो फ़ौरन इरेज हो जाता है। उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंटर में पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको रिवाइज़ करें। अच्छा, जब हम एग्ज़ाम्स में क्रैम कर रहे होते हैं या हमारा वाइवा होता है, तो हम आने वाले से पूछते हैं कि जी तुमसे क्या सवाल पूछे गए हैं, फिर हम वो उसको रिवाइज़ करके उस वर्किंग मेमोरी में या शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंटर में डाल रहे होते हैं। जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स हैं उनमें फ्रंटल और टेम्पोरल लोब की एट्रोफी होती है, फ्रंटल लोब की ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें शक करने वाली, क्योंकि फ्रंटल लोब हमारा बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, तो घर वालों पे शक करना वो उस वजह से भी होता है। तो फ्रंटल लोब की एट्रोफी होने की वजह से या फ्रंटल लोब की वीकनेस की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी का इशू होता है, और ये ट्रू डिमेंशिया होता है। जबकि जो सूडो डिमेंशिया है उसमें आपका कंसंट्रेशन का इशू है। यू नो द टास्क, यू कैन डू इट, लेकिन आपने उसको इतनी तवज्जो से नहीं सुना या आपके ब्रेन ने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि आप उसको जाके परफॉर्म कर सके, इसलिए आपको दोबारा वापस आना पड़ता है कि अच्छा मैं क्या भूल गया था। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर की, और आई गेस अगेन ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेमोरी के इश्यूज़ बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले ज़माने में इस तरह नहीं था कि मतलब अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख लें या पेरेंट्स को देख लें, उनकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत शार्प है, लेकिन जो अब मैं अगर मेरी जनरेशन की बात करूँ या आने वाली जो जनरेशन है या जो अभी आजकल की जेनजी है, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। आई डोंट नो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की वजह से है या किस वजह से, बट बहुत ज़्यादा मेमोरी इम्पैक्ट हो रही है। तो इसीलिए आई गेस अगर आपको लग रहा है कि मतलब मेमोरी आपकी इम्पैक्ट हो रही है कहीं ना कहीं, तो उसको फौरी डिटेक्ट कर लिया जाए और न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया जाए, कंसल्ट किया जाए, ताकि टाइमली उसको कैटर किया जा सके और बाद में मज़ीद डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट ना हो, जैसे डायमेंशिया और अल्जाइमर्स। थोड़ा सा आप अगर बताएं कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस हद तक इनहेरिटेड होते हैं, जेनेटिकली वो हम ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक से दूसरी जनरेशन में, और कितना वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और कौन सी इस तरह की डिसीज़ या डिसऑर्डर्स हैं न्यूरोलॉजिकल? जेनेटिक्स के बारे में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली कुछ जगहों पे होल जीनोम सीक्वेंसिंग अवेलेबल है, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। जेनेटिक्स में चूँकि हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते या लोगों का एक्सपीरियंस बहुत कम है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को या डॉक्टर्स को भी इवन अंदाज़ा नहीं है कि किस किस डिज़ीज़ में जेनेटिक्स का रोल है। कुछ केसेस में स्ट्रोक, एपिलेप्सी, अल्जाइमर्स, इवन पार्किंसंस डिजीज़ में भी जेनेटिक्स का रोल है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी जेनेटिक्स का रोल है, और ये सिर्फ न्यूरोलॉजिकल नहीं, नॉन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, इवन कैंसर्स के अंदर जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो समटाइम्स तो आप इसको चार्ट कर सकते हैं कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड हैं और उनमें आपको पता है कि एग्जैक्ट डिसऑर्डर क्या है, तो आप उसको
पेडिग्री बना के देख सकते हैं कि जेनेटिक है। और समटाइम ऐसा भी होता है, अगर किसी का बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो जंक फूड नहीं खाते, वो एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, वो अपनी नींद पूरी करते हैं, तो मुमकिन है कि वो जो जेनेटिक फैक्टर है या वो जेनेटिक स्विच है वो कभी टर्न ऑन ही ना हो। ऐसे लोग कभी डायबिटीज़ डेवलप नहीं करते, हालांकि पूरी फैमिली में डायबिटीज़ होती है। ऐसे लोग कभी हाई ब्लड प्रेशर डेवलप नहीं करते। तो जेनेटिक्स का रोल एक इस तरह का है कि समटाइम्स डिसऑर्डर्स 100% जेनेटिक होते हैं और समटाइम्स दे वेट फॉर द स्विच। अगर आपका अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है, मुमकिन है कि वो स्विच कभी ऑन ही ना हो। और समटाइम्स कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं इवन न्यूरो में, जैसे हंटिंगटन्स डिजीज़ है, वो जेनेटिक है। अब आप जो मर्जी कर लें, यू कैन नॉट अवॉइड इट। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बता दें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, तो हमारी ऑडियंस को हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन मसला देखा जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है ब्रेन की। हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, और इन न्यूरॉन्स के गिर्द एक कवरिंग होती है, इसको माइलिन कहा जाता है। हमारे इन न्यूरॉन्स की माइलिन के गिर्द कुछ सेल्स और कुछ एंटीबॉडीज़ अटैक करती हैं, और उसकी वजह से इंसान में इस बीमारी की कुछ अलामात आती हैं। उन अलामात को जब आप प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास और वो आपके टेस्ट वगैरह करवा के देखते हैं, तो फिर एक डायग्नोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बनाया जाता है। ये भी किसी हद तक इसमें जेनेटिक्स का बड़ा रोल है, विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक रोल है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि क्या है जो एग्जैक्टली ये कॉज करती है। इसमें कुछ वायरसेस का भी रोल देखा गया है जो इसको ट्रिगर करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कॉज करने के लिए। न्यूरोपैथीज़ बहुत कॉमन है, ब्रेन इंजरीज बहुत कॉमन है। इस पे थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करें कि न्यूरोपैथीज़ क्या होती हैं और क्या असरअंदाज करती हैं वो एक इंसान को उसके ओवरऑल वेलबींग पे। अच्छा, न्यूरोपैथीज़ हैं जो हाथों का, पाँव का सुन्न होना, जो हमारे न्यूरोलॉजी में है, हम उसे कैटेगराइज करते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। अगर हम चेहरे की बात करें तो क्रेनियल न्यूरोपैथीज़ होती हैं, और अगर हम जिस्म पे बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ होती हैं। बड़ा कॉमन है बेल्स पाल्सी या लकवा का हो जाना, वो भी एक न्यूरोपैथी है। इसी तरह कुछ लोगों को चेहरे पे करंट सा फील होता है, जिसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं, वो भी एक न्यूरोपैथी है। जबकि जिस्म पे हाथों पाँव का सुन्न होना, सुइयाँ चुभना, हम अक्सर बैठे हुए हो, जैसे नमाज में तहयात में बैठे होते हैं तो पाँव सो जाते हैं, कीड़ियाँ सी चलती हैं, ये भी एक तरह की न्यूरोपैथी है। हाथों में या पाँव में किसी किस्म की कमज़ोरी हो जाना, वो भी न्यूरोपैथी है। अच्छा, न्यूरोपैथी समटाइम्स इटसेल्फ किसी इन्फेक्शन से भी हो जाती हैं, जैसे बेल्स पाल्सी यूजुअली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। समटाइम्स गलत इंजेक्शन लगने से भी होती है। किसी को बाजू पे गलत इंजेक्शन लग गया तो रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, किसी ने हिप पे कोई गलत इंजेक्शन लगवा लिया तो फुट ड्रॉप हो जाता है। ये ट्रॉमेटिक भी होती हैं। किसी को खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ और टांग पे या बाजू पे कहीं चोट लगी और नर्व इंजरी हो गई, तो वो भी ऐसे होता है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि किसी का कोई फ्रैक्चर हुआ और आप इमरजेंसी में प्रेजेंट किए और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के दौरान भी नर्व इंजरी हो जाती है। तो ये इनहेरिटेड भी होती हैं, एक्वायर्ड भी होती हैं। एक्वायर्ड में इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं और चोट भी लगना आ जाता है, गलत इंजेक्शन लग जाए तब भी आ जाते हैं। ये न्यूरोपैथीज़ होती हैं। आपको अपने कंसर्न डॉक्टर को मिलना चाहिए। हर न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है, और हर न्यूरोपैथी ट्रीटेबल नहीं होती, और हर न्यूरोपैथी इतनी सीवियर भी नहीं होती कि आप उसके लिए बिला वजह बार बार डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट सीख करें। मतलब आप अपना लाइफस्टाइल फिर भी मेंटेन कर सकते हैं विद हैविंग न्यूरोपैथी। अच्छा, उसमें देखिए हर चीज़ की सिवेरिटी होती है। अगर तो बिल्कुल मामूली सी टिंगलिंग है तो मेरा ख्याल है वो आपकी रूटीन पे कोई असर नहीं डालती। हाँ, अगर किसी का खुदा ना खास्ता रिस्ट ड्रॉप हो गया है और उसका काम ऐसा है कि उसे अपनी बाजू या हाथ ज़्यादा यूज़ करना, या किसी का फुट ड्रॉप हो गया है, तो वो ऐसे मसले हैं जो ट्रीटमेंट रिक्वायर करते हैं। अगर आप मोस्टली न्यूरोपैथीज़ के अंदर आप 7 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो आपको कैसा ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकता है जिसमें उस नर्व के हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी ऐसी अलामात डेवलप हों तो कोशिश करें कि डॉक्टर के पास आएँ, ताकि वो मुनासिब एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करके आपका मुआयना करके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। सिर्फ किसी को न्यूरोपैथिक पेन की मेडिकेशन लिख देना हल नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की कि फ़ौरन ही अपने कंसल्ट करें डॉक्टर से। एंड क्योंकि हमारे जो हैं पाकिस्तानी अवाम है वो क्या कहते हैं, ख़ुद घरेलू टोटके आजमाने में बहुत कॉमन है और वो ही करते हैं, या फिर मोस्टली इग्नोर भी कर देते हैं।
तो ज़रूरी यही है कि कंसल्ट किया जाए फौरी तौर पे डॉक्टर्स के साथ। मेरा ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है अक्सर सबसे ही कि क्या मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल हेल्थ और डिसऑर्डर्स। हम चूँकि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट से थे और हमारा कौम का लेवल ऑफ इंटेलेक्ट भी बहुत कम है। अच्छा, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं और हर बीमारी की डिफरेंट है। जैसे एपिलेप्सी के बारे में आज भी 2026 में जबकि सबके पास मोबाइल है और मोबाइल पे ढेरों इन्फॉर्मेशन है, लोग अभी भी ये कहते हैं कि किसी जिन भूत का या आसेब का साया है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट सीख करने से रोकती है। इवन पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसा है। मेरे अपने कुछ पेशेंट्स हैं जो पहले फिट पढ़ने पे नहीं लेके आते कि शायद इसकी नींद पूरी नहीं थी तो इसको ऐसा हो गया, या इसने कोई टेंशन ली हुई थी तो ऐसा हो गया। हालांकि एपिलेप्सी एक प्रॉपर बीमारी है जो कि खुदा न खास्ता अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले तो वो बहुत परमानेंट ब्रेन डैमेज कर सकती है। इसी तरह फालिज है। बाज़ लोग अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, और अगर आपको ऐसी कोई अलामात डेवलप हुई कि जिसमें आपको लगा कि बाजू कमज़ोर है और आपने इसको इग्नोर कर दिया कि हाँ नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही फील हो रहा है, और आपने वो 4.5 घंटे की विंडो क्रॉस कर ली, तो अब आप उस ट्रीटेबल विंडो के से थोड़ा सा आगे चले गए हैं, रिस्क ज़्यादा बढ़ गया। अब आपके जो ब्रेन में डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा और उसमें फिर रिकवरी भी उतनी ही स्लो होगी। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये भी है कि हमें जो जिनको फालिज की अलामात होती हैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने वाला कोई नहीं होता। ऐसे भी लोग आते हैं जो 2 या 3 महीने के बाद आते हैं फालिज होने की कि जी कोई घर में नहीं था या मैं आउट ऑफ स्टेशन था, काम पे था, तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है। बिल्कुल। ये तो आपने बता दिया कि मतलब एपिलेप्सी एंड पैरालिसिस वगैरह के बारे में, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, किस वजह से कॉज होती है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। एपिलेप्सी तो यूजुअली जेनेटिक भी होती है और इसमें एक्वायर्ड कॉजेज़ भी हैं। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जो बच्चों में होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अडल्ट ऑनसेट एपिलेप्सीज होती हैं, और इसका बड़ा एक्सटेंसिव वर्कअप करना पड़ता है। इसमें पेशेंट का समटाइम्स IQ देखना पड़ता है, स्किन बायोप्सी करनी पड़ती है, ब्रेन MRIs करने पड़ते हैं। डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफ़िकल्ट केसेस हों तो EEG करनी पड़ती है, वीडियो EEG करनी पड़ती है। जो चीज़ बहुत हेल्प करती है फैमिली के एंड से वो ये है कि वो उस इवेंट की अगर वीडियो बना लें। हम इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर देते हैं कि मोबाइल फ़ोन का एक फ़ायदा ज़रूर है कि घर में अगर खुदा न खास्ता इस तरह का इवेंट हो तो उसकी वीडियो बना लें। ये सारी चीज़ें मिल के डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करती हैं। जेनेटिक एपिलेप्सीज़ हैं और एक्वायर्ड कॉजेज़ में किसी को अगर फालिज हो जाता है तो फालिज के बाद एपिलेप्सी ट्रिगर हो जाती है। वो लोग जिनको एक्सीडेंट्स होते हैं, ब्रेन इंजरी होती है, उनमें एपिलेप्सी के ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं। हर वो चीज़ जो ब्रेन को इंजर करती है, चाहे जेनेटिकली, चाहे इन्फेक्शन की फॉर्म में, चाहे ट्रॉमा की फॉर्म में, चाहे स्ट्रोक या फालिज की फॉर्म में, वो एपिलेप्सी कर सकती है। और कुछ चीज़ें हैं जो उसको ट्रिगर करती हैं। ट्रिगर से मुराद ये है कि वो कॉज नहीं कर रही लेकिन वो फिट पड़ने का चांस बढ़ा देती है। मसलन एपिलेप्सी के पेशेंट्स में नींद का पूरा ना होना एपिलेप्सी को ट्रिगर करता है। बुखार हो चाहे किसी भी वजह से हो, वो एपिलेप्सी को ट्रिगर कर देता है। अक्सर लोग, हम पाकिस्तानी हैं, दवाई बड़ी मुश्किल से खाते हैं। बिल्कुल। और दवाइयाँ महंगी भी बहुत हैं और हम पाबंदी से नहीं खा सकते। बिल्कुल। एपिलेप्सी के केसेस में ज़्यादातर मेडिसिन्स आपको इन टाइम लेनी होती हैं। अच्छा, इसमें जो तो जवान बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, उन्हें दवाई खिलानी भी बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही हम दवाई खाते हैं, हम फील करते हैं कि हम ठीक हैं, तो हम दरमियान में एक आधी डंडी मारते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर करते हैं। यस, मैंने ये भी देखा है कि कुछ पेशेंट्स को लगता है कि मेडिसिन खा के ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है। हाँ, इसमें है कि जो मेडिसिन्स जो न्यूरोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, मोस्टली उन मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट होता है कि उनसे नींद आती है। बिल्कुल। और अगर आपको ऐसा फील हो तो फ़ौरन डॉक्टर को जाके बताएं, बजाय इसके कि आप डॉक्टर चेंज करें। क्योंकि जब आप डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, आप किसी नए बंदे के पास जाते हैं, आप उसे नए सिरे से सारा कुछ बताएंगे और मुमकिन है कुछ भूल जाएं या वो पूछना भूल जाए। बिल्कुल। उस सूरत में भी नुकसान पेशेंट का ही है। ऐसे ही है। तो कोशिश करें कि जब भी कोई मसला मसाइल हो, अपने डॉक्टर से जाके दोबारा मिलें, उनसे बताएं कि हमें दवाई से ही मसला हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं जो एपिलेप्सी को ट्रिगर करती हैं। इसी तरह कुछ ट्रिगर्स सर दर्द के पेशेंट्स में भी होते हैं। माइग्रेन में बड़े ज़्यादा कॉमन है
कॉफ़ी का इस्तेमाल, चॉकलेट, चीज़, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, Okay. ठंडा पानी, ये सब ट्रिगर करते हैं ये सब माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। अच्छा। और नींद का पूरा ना होना, बहुत ज़्यादा सो जाना, अक्सर ऐसा होता है। हम सैटरडे संडे बच्चों के स्कूल ऑफ होते हैं, जो लेट उठेंगे, आप उठ गए हैं और आप बिला वजह बिस्तर में हैं, आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा रूटीन चेंज करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। पूरा हफ्ता एक रूटीन थी, वीकेंड पे घर आने लगे या वीकेंड पे घूमने फिरने बाहर चले गए या शॉपिंग पे चले गए, तो माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। इन सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली मैनेजमेंट और थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल इन सब चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कंक्लूड कर दी हैं, और मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि सीरियसली इट्स 2026, और अब तो आई गेस एपिलेप्सी को ट्रीट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि पीर बाबाओं के पास जाया जाए या इसको साया या इस तरह समझा जाए कि जादू टोना हुआ है। बिल्कुल ऐसे नहीं है, एपिलेप्सी ट्रीटेबल है, राइट? एपिलेप्सी ट्रीटेबल है, और ये देखिए कुरान पाक में शिफा है, लेकिन साइंटिफिकली बात करें तो आप देखें कि सिर्फ ये पीर बाबों के पास जाने से हल नहीं होती। बिल्कुल। और हम पाकिस्तानी हैं, हमारे यहाँ पे पीर बाबे भी माशाल्लाह बहुत बिल्कुल समझदार हैं। वो दवाइयाँ देते हैं और उसके अंदर एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन डाल के देते हैं कि जी पीर साहब ने ये दवाई दी है, ये खानी है, और वो दवाई से फ़र्क पड़ जाता है। वो इतने समझदार हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन सी दवाई देनी है। तो कंक्लूड करते हैं हम, अगर आप अब बता दें हमारी ऑडियंस के लिए ही स्पेसिफिकली कि ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, और क्या प्रिवेंशंस की जा सकती हैं और किस तरह की जा सकती हैं। ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो है 6 से 7 घंटे की नींद। अपनी नींद पूरी करें। जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है, हर पुरानी चीज़, पिछले दिन की थकावट, ख्याल सब भूल जाता है। दूसरा, रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करें। कोई न्यू गेम खेलें, कोई न्यू टास्क करें, कोई ऐसा करें जो आपने पहले नहीं किया, जो आपकी उस रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये चाहे कोई नई किताब पढ़ना ही क्यों ना हो, कोई नया आर्टिकल पढ़ना ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ नया करें, नया पढ़ें, नया सीखें, किसी की हेल्प करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन को एक्टिव रखती हैं, तवाना रखती हैं। और तीसरा, एक्सरसाइज ज़रूर करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे फैक्टर्स बनते हैं जो आपके ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, हमने नहीं की, हमारे वालिदैन नहीं करते थे, और हमारे बच्चे भी नहीं करते। जबकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आप पूरे हफ्ते में 5 दिन कम से कम आधा घंटा तेज़ वॉक करें, तो ये आपके ब्रेन की और ओवरऑल दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पे तवज्जो दें और स्ट्रेस ना लें, खुश रहें, खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की है आपने कि खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, और आपने बहुत ही इंसाइटफुल जो चीज़ें हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए आपने बताई हैं हमारी ऑडियंस को। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट स्टेप यही होता है कि नॉलेज, और वो डॉक्टर अहमद ने हमें बिल्कुल प्रोवाइड किया है नॉलेज कि क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अब नॉलेज को आपने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है, तो तभी अपनी ब्रेन की केयर हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।